जय हिंद बच्चों। आज हम सभी क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ। जब एनसीईआरटी की पुरानी बुक जब पिछली साल तक, इस साल को छोड़ के पिछली साल तक जब हम लोग पढ़ा करते थे, तो उसमें ये पहला चैप्टर हुआ करता था और इस चैप्टर का नाम हुआ करता था नंबर सिस्टम। लेकिन अब हमारी जो एनसीईआरटी है उसका नाम गणित मंजरी के रूप में चेंज कर दिया गया है, आप सभी को पता है, जिसके 2 पार्ट्स हैं। अभी फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 8 चैप्टर्स तक दिए हुए हैं और उन 8th चैप्टर्स में ये तीसरे नंबर का चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं तो ओल्ड एनसीईआरटी में नंबर सिस्टम में हिस्ट्री वाली चीजें नहीं दी हुई थी, या फिर अगर दी भी हुई थी तो बहुत ना के बराबर बहुत कम चीजें दी हुई थी। ठीक है। लेकिन अभी वाली जो एनसीईआरटी लगी है उस वाली एनसीईआरटी में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, आपको कॉन्सेप्ट लगाने हैं, कॉन्सेप्ट सॉल्व करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको वर्तमान की चीजों को यानी कि प्रेजेंट की चीजों को आपको रिलेट करके हिस्ट्री से भी पढ़ना है। यानी कि हिस्ट्री में कैसे, अब जैसे मान के चलिए कि आज से हजारों साल पहले नंबर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। आज हम लिख ले रहे हैं कि 1 को 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हजारों साल पहले लोगों को लिखना ही नहीं आता था। तो मैंने इससे पहले वाली क्लास में आप सभी को बताया था कि लोग हड्डियों पे ऐसे टैली मार्क्स के बेसिस पे लिखना चालू किए थे। ठीक, फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती गई, इन्वेंशन होता गया और हम यहाँ तक पहुंचे हैं, फिर जीरो के इन्वेंशन तक हम आ पाए थे। ठीक, आज जो भी हम पढ़ने वाले हैं, आज हम सबसे पहली चीज ये पढ़ेंगे कि जीरो का इन्वेंशन आखिरकार हुआ कैसे, जीरो को जीरो सिंबल उसको मिला कैसे। फिर उसके बाद से हम पढ़ते हैं ना कि प्लस में प्लस को ऐड करेंगे तो प्लस आएगा, जब हम सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करेंगे तो जीरो आता है, क्यों आता है। आज हमको सारी चीजें पता है, तब हम आसानी से कह दे रहे हैं, लेकिन हजारों साल पहले ये सारी चीजें पता नहीं थी। तो एक लंबा क्रम चलते आया है, बहुत लंबा समय अंतराल लगा है, जिसके बाद से हम इन सारी चीजों को पढ़ पा रहे हैं। ठीक, तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री के भी बारे में आपको इसमें चीजों को जानने को मिलेगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो न्यू एनसीईआरटी है, इस न्यू एनसीईआरटी में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चीजें दी हुई हैं कि हमारे भारतीय सिस्टम के हिसाब से क्या क्या चीजें हम लोगों ने इन्वेंट किया था, तो पूरे वर्ल्ड में हमारी क्या योग्यता है, हमने क्या क्या दुनिया को दिया था। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हम आज का इंट्रोडक्शन। ठीक, आशा करता हूं ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा और सारी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट नोट किया है मैंने। ठीक है, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो यही सेम सारी चीजें आपको मिलेंगी और उसी को मैंने यहाँ पे नोट किया है और यहाँ पे अब मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, व्हेन नथिंग बिकम्स समथिंग। देखिए, हजारों साल पहले लोग लिखना 1 से स्टार्ट किए थे, उनको पता नहीं था कि जीरो भी कोई चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग जो लिखा है कि व्हेन नथिंग बिकम समथिंग, यानी कि जब कुछ नहीं कुछ बन जा रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास 5 सेब है, 5 एप्पल है मेरे पास, और मैंने पांचों के पांचों सेब अपने एक दोस्त को दे दिए, तो मेरे पास क्या बचेगा। आज मैं कह दूंगा आसानी से कि मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मेरे पास 0 सेब बचेंगे। लेकिन पहले जो कुछ नहीं है, उस कुछ नहीं को लोग जीरो के सिंबल के रूप में नहीं लिख पाते थे। लोग जीरो के सिंबल के रूप में पहले नहीं लिख पाते थे। तो पहले लिखते कैसे थे, तो पहले लिखने के लिए लोग करते क्या थे कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि 5 एप्पल माइनस 5 एप्पल, तो हमारे पास जो एप्पल बचेगा, लोगों को पता नहीं था कि हमारे पास क्या एप्पल बचेगा। तो ये तो पता था कि हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, लेकिन उस कुछ नहीं का सिंबल उनको नहीं पता था। तो वो उस कुछ नहीं को वो खाली स्पेस से छोड़ देते थे। उसी खाली स्पेस को वॉइड यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक, फिर समय बढ़ता गया, जैसे जैसे समय बढ़ा तो बाद में चल के वो जो खाली स्पेस है वॉइड, उस वॉइड को प्लेस होल्डर सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करने जाने लगा। प्लेस होल्डर का मतलब ये होता है कि कोई सिंबल यहाँ पे हम जीरो के जगह पे देने लगे। ठीक, फिर उसके बाद से हमारे महान गणितज्ञ हुआ करते थे, इंडियन मैथमेटिशियन हुआ करते थे एक, जिनका नाम है ब्रह्मगुप्ता। ठीक है ना, ये ब्रह्मगुप्ता ने
जो खाली स्पेस है, जो वॉइड है, इस वॉइड को उन्होंने रियल नंबर में बदला। रियल नंबर का मतलब है, यहाँ पे रियल नंबर का मतलब है एक्चुअल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या है? एक्चुअल नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर पाए, जिसको एक्चुअल में हम दर्शा पाए, एक्चुअल में हम दिखा पाए। तो ये किसने दिया? ये ब्रह्मगुप्ता ने दिया। ठीक। फिर जीरो जीरो के प्रोस्पेक्टस में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, शून्यता यहां पे मैंने लिखा है। ठीक है। शून्यता का मतलब होता है, देखिए शून्यता का मतलब होता है, पहले के हजारों साल पहले इसको बोला जाता था एम्प्टीनेस। शून्यता का मतलब होता है एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस का मतलब होता है खालीपन। शून्यता का मतलब क्या है? खालीपन। अच्छा, अब ये शून्यता को हम खालीपन से रिलेट क्यों कर पा रहे हैं? इसको हम फिलॉसफी से जोड़ के देख रहे हैं, यानी कि हम मैथ्स को फिलॉसफी से जोड़ करके क्या कर रहे हैं? हम रिलेट कर रहे हैं। ठीक। फिर अगर योगा से कनेक्शन देखा जा रहा है शून्यता का, तो योगा से कनेक्शन शून्यता का होता है काम एंड स्टील माइंड। काम एंड स्टील माइंड का मतलब ये हुआ कि शांत और स्थिर दिमाग। हम कहते हैं ना कि एकदम शून्य हो गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है उसका, एकदम शून्य दिमाग हो गया उसका। उसका मतलब यही होता है कि एकदम काम है वो, और एकदम स्टिल माइंड है वो, एकदम स्थिर है। ठीक। तो योगा के प्रोस्पेक्टस में इन सारी चीजों को पहले देखा जाने लगा। ठीक। फिर समय बीतता गया। ठीक। अब एक बक्साली मनुस्क्रिप्ट हुआ करता था। बक्साली मनुस्क्रिप्ट। बक्साली मनुस्क्रिप्ट में सबसे पहले जो खाली स्पेस है, जो ब्लैंक स्पेस है, उस ब्लैंक स्पेस को बोल्ड डॉट से रिप्रेजेंट किया जाने लगा। बोल्ड डॉट से रिप्रेजेंट करने का मतलब है एक ऐसे बिंदु का आकार दिया जाने लगा। किसको? खाली स्पेस को। तो खाली स्पेस को बिंदु का आकार दिया जाने लगा। ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि सबसे पहले बोल्ड डॉट कहां बताया गया है? तो वो बक्साली मनुस्क्रिप्ट में बताया गया है। ठीक। फिर ब्रह्मगुप्त ने कुछ लॉ दिए अपने। उन्होंने लॉ ये बताया कि अगर हम सेम नंबर को सेम नंबर में से माइनस कर रहे हैं, जैसे कि 5 में से अगर मैं 5 को माइनस करूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास नथिंग, कुछ नहीं बचेगा। और उस कुछ नहीं को उन्होंने जीरो का नाम दिया, और यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट किया जीरो से। ठीक। फिर इसी प्रकार जब हम किसी भी संख्या में, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक संख्या ए है, उसमें हम जीरो को ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? वही सेम संख्या मिलेगा। ठीक। फिर हम जब सेम संख्या में, जब हम किसी संख्या में जीरो को माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? हमको भी हम उसके बाद क्या मिलेगा? सेम संख्या मिलेगा। मतलब अगर मैं 5 में से जीरो को माइनस कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है? हमको 5 मिल रहा है। 5 में अगर मैं जीरो को ऐड कर रहा हूं तो हमको क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। ठीक। और फिर जब मैं 5 में से 5 को घटा रहा हूं तो हमको क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। तो ये लॉ किसने दिया था? ये लॉ ब्रह्मगुप्ता ने दिया था। ठीक। फिर उन्होंने आगे बताया कि जब मैं किसी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमको आंसर क्या मिलता है? हमको जीरो मिलता है। ठीक है। फिर इसी के क्रम में उन्होंने बिजनेस से रिलेट करके चीजों को बताया। मतलब कि जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंने 5 रुपए किसी से उधार लिए, तो 5 रुपए किसी से उधार लेने का मतलब ये हुआ कि मैंने कर्जा लिया। कर्जा लिया, इसको मैं एक टर्म दे रहा हूं, उसको क्या बोलूंगा? मैं डेप्ट बोलूंगा। ठीक। फिर मैंने अपना 5 रुपए किसी को दिया, तो देने का मतलब क्या हुआ कि मैंने अपने, मेरे पास पैसे जाते हैं इसलिए मैं पैसे दे रहा हूं, तो वो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा प्लस में। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा उसको? प्लस में रिप्रेजेंट करूंगा। तो उसको उन्होंने बोला फॉर्चून। तो फॉर्चून का मतलब होता है प्लस, एंड डेप्ट का मतलब क्या होता है? माइनस। ठीक। फिर इसी के बिहाफ पे उन्होंने एक रूल बताया कि जब मैं फॉर्चून को फॉर्चून में ऐड करूंगा तो आंसर फॉर्चून आएगा। यानी कि जब मैं प्लस को प्लस से ऐड करूंगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा? वो प्लस में ही आएगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर 5 को 5 पे मैं ऐड करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। 10 किस में आएगा? प्लस में आएगा। और जब मैं डेप्ट को डेप्ट से ऐड करूंगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो डेप्ट में आएगा। यानी कि मान लीजिए कि सपोज दैट मैंने किसी से 5 रुपए उधार लिए। ठीक। और फिर दूसरे व्यक्ति से मैंने 10 रुपए और उधार ले लिए। तो पहले शुरू में मैंने 5 रुपए उधार लिए, उधार का मतलब होता है माइनस, 5 रुपए उधार लिए। ठीक। और फिर उसके बाद से मैंने क्या किया कि किसी दूसरे व्यक्ति से मैंने 10 रुपए और उधार ले लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही ना हुआ कि मैं 5 रुपए कर्ज में हूं और दोबारा 10 रुपए में कर्ज में आ गया, यानी कि मैं टोटल कितने रुपए कर्ज में चला गया? मैं 15 रुपीज कर्ज में टोटल क्या हो गया? चला गया। ठीक। यानी कि वही यहाँ पे उन्होंने बताया है कि डेब्ट को जब मैं डेब्ट में ऐड करता हूं तो जो हमारा आंसर निकल के आता है वो हमेशा डेब्ट में ही आता है। ठीक। फिर जब मैं फॉर्चून में से जीरो को माइनस करूंगा तो आंसर फॉर्चून आएगा, और जब मैं डेप्ट में से जीरो को माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा? डेप्ट आएगा। यानी कि जब मैं 5 में से जीरो को माइनस कर रहा हूं तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। और जब मैं -5 में से जीरो को माइनस करूंगा तो भी आंसर क्या आएगा? -5 आएगा। ठीक। डेब्ट का मतलब होता है निगेटिव साइन, एंड फॉर्चून का मतलब होता है पॉजिटिव साइन। ठीक है।
फिर इसी के क्रम में उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, जीरो का तो इन्वेंशन हो गया, उनको ये पता चल गया कि वन के पहले भी एक नंबर होता है जिसको हम जीरो बोलते हैं। फिर ये कहानी वहीं पे नहीं रुकी, उन्होंने एक दिन ऐसे ही सोचा कि जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन बैठे थे और ऊपर से सेब गिर गया, तो वही कहानी यहाँ पे भी है। फिर वो उन्होंने ये सोचा कि जीरो से पहले भी कोई नंबर होना चाहिए, जीरो से भी पहले कोई ना कोई नंबर जरूर होगा। उन्होंने सोचा कि जब मैं छोटे नंबर को माइनस करूंगा बड़े नंबर से, छोटे नंबर को जब मैं बड़े नंबर से माइनस करूंगा तो क्या आएगा। तब उनके दिमाग में आया कि छोटे नंबर में से जब मैं बड़े नंबर को माइनस करूंगा तो नंबर तो आएगा, लेकिन वो नंबर निगेटिव में आएगा। नंबर किस में आएगा? वो निगेटिव में आएगा। फिर उन्होंने नंबर लाइन पे इस चीज को समझाया और नंबर लाइन पे उन्होंने इस चीज को रिप्रेजेंट किया। तो नंबर लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ पे स्टार्ट होगा जीरो से, और जब हम राइट में जाएंगे तो वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलेगी, और जब हम लेफ्ट में आएंगे तो सारी वैल्यू हमको कैसी मिलेगी? सारी वैल्यू हमको निगेटिव मिलेगी। ठीक है, तो फिर यहीं से कॉन्सेप्ट पैदा होता है इंटीजर का। यहीं से किसका कॉन्सेप्ट पैदा होता है? इंटीजर का कॉन्सेप्ट पैदा होता है कि इंटीजर आखिरकार क्या होता है। तो इंटीजर हम सबको पता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, यानी कि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और जीरो को साथ में अगर लेके जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है वही क्या होता है? वही इंटीजर होता है। यही चीज उन्होंने उस टाइम बताई थी, जो कि हम लोग आज पढ़ते आ रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर्स को ले लेंगे, जीरो को हम ऐड कर लेंगे और निगेटिव नंबर्स को ले लेंगे, तो ये सारे किस में आएंगे? ये इंटीजर्स में आते हैं, और इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है थिंक एंड रिफ्लेक्ट करके, कि निगेटिव को जब मैं निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। क्यों आता है? इसको आपको बताना है। तो इसको आपको बताना है। अब अभी तो हमको रूल पता है कि प्लस को जब मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर माइनस आएगा, और प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर प्लस आएगा, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर प्लस आएगा, और जब मैं ऐसे ही करके प्लस को माइनस के साथ करूंगा तो आंसर माइनस आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमको बताना है कि ये माइनस को जब मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हमारा आंसर प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। क्यों आ रहा है? तो इसको हम समझते हैं ऐसे। देखिए, मान के चलिए कि मैंने उधार लिए है 10 रुपए किसी एक अपने मित्र से, किसी एक अपने दोस्त से। तो 10 रुपए उधार लेने का मतलब ये हुआ कि मैंने -10 रुपीज क्या किया है? क्या किया है? उधार ले लिया है। ठीक, अब एक बात बताइए, दोबारा 10 रुपए में एक दूसरे मित्र से मैं उधार ले लिया हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं 10-10 रुपए का जो डेप्ट ले रहा हूं, 10-10 रुपए का जो मैं कर्जा ले रहा हूं, वो दो लोगों से ले रहा हूं। तो दो लोगों से ले रहा हूं, इसका मतलब कि क्या हुआ? इसमें मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा -20। ठीक है, -20 यहाँ पे ये बता रहा है कि मेरे पास जो टोटल कर्ज आया है वो टोटल कर्ज कितने रुपए का आ गया? माइनस में 20 रुपीज, यानी कि 20 रुपए का मेरे ऊपर टोटल कर्जा चढ़ गया है। ठीक, अब मेरे दोनों के दोनों दोस्त आए मेरे पास और दोनों मेरे से बोले कि एक काम करते हैं प्रदीप, तुम्हारे ऊपर से कर्जा हम हटा देते हैं, जो 10 रुपए मैंने तुमको उधार दिए थे। एक पहला दोस्त आया, बोल रहा है कि मैं माफ कर देता हूँ, और दूसरा वाला भी दोस्त आया, वो क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर जो कर्जा मैंने भी दिया था वो मैं तुमको माफ कर दे रहा हूँ। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेरे ऊपर से डेब्ट को हटा रहा है। हटाने का मतलब मेरे ऊपर से ऋण, ऋण का मतलब मेरे ऊपर से वो कर्ज को क्या कर रहा है? हटा रहा है। तो जब वो मेरे ऊपर से कर्ज को हटाएगा तो हटाने का मतलब होता है माइनस का साइन क्या कर रहा है? वो रिमूव कर रहा है। तो जब वो माइनस का साइन रिमूव करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, -10 इंटू -2 अगर मैं करूंगा तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा? आंसर आएगा 20 में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बस दिमाग में ये रखना है कि जब मैं माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका आंसर प्लस में आ रहा है। तो प्लस में आंसर इसलिए आता है क्योंकि वहां पे रिमूवल ऑफ माइनस साइन होता है, रिमूवल ऑफ माइनस साइन। अब जैसे मान के चलिए कि मेरे पास 10 सेब है अभी प्रेजेंट में, और 10 एप्पल है मेरे पास, 10 सेब है, तो 10 सेब में से मैं अगर 2 सेब अपने दोस्त को दे दे रहा हूं, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूं? रिमूव कर रहा हूं 2 सेब को। रिमूव करने का मतलब क्या हुआ कि मैं 2 माइनस कर रहा हूं। ठीक है, तो 10 - 2 आएगा तो कितना आएगा? 8। मेरे पास कितने सेब प्रेजेंट हुए? 8 सेब प्रेजेंट हुए। तो वैसे ही अगर मेरे पास -10 का दो लोगों से मेरे पास कर्ज है 10-10 रुपए का, तो मेरे पास टोटल कर्ज कितने हो गए? -20, मतलब मेरे पास टोटल कर्ज कितने हो गए? 20 रुपए हो गए। 20 रुपए और कर्ज हुए मतलब माइनस साइन में लगा दिया। अब दोनों दोस्त मेरे पास आए बारी बारी से और दोनों ने अपना कर्जा हटा दिया। तो कर्जा हटाने का मतलब क्या हुआ? माइनस साइन वो क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं।
तो जो मेरे पास पहले 20 रुपए कर्ज में थे, अब वो 20 रुपए मेरे अपने हो गए, यानी कि मेरे पास प्लस में वैल्यू आ गई। किसमें वैल्यू आ गई? प्लस में। तो यहाँ पे अगर -10 का जब मैं -2 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आंसर क्या आ रहा है? 20 में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि माइनस साइन क्या हो रहा है, यहां से रिमूव हो जा रहा है। माइनस साइन क्यों रिमूव हो रहा है? क्योंकि जितने पैसे मैंने उधार लिए थे, उधार देने वाले मेरे को माफ कर दे रहे हैं कि नहीं, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, ठीक है, तुम्हारा जो कर्जा है वो मैं माफ कर रहा हूँ, ठीक। तो एक क्वेश्चन भी दिया है एनसीईआरटी में इस पे कि जब मैं निगेटिव नंबर्स को निगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर पॉजिटिव में क्यों आता है। तो उसका एक लाइन में सीधा सा सोल्यूशन यही होता है कि रिमूवल ऑफ माइनस साइन के कारण जो उसका आंसर आता है वो किसमें आता है? पॉजिटिव में आता है, ठीक है। तो आशा करता हूं यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है अच्छे से, तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्लास 9th और क्लास 10 दोनों सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है मेरे चैनल पे। एनसीईआरटी को मैं पढ़ा रहा हूँ और 9th का जो एनसीईआरटी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें अगर देखा जाए तो कुछ नहीं दिया है, और अगर देखा जाए तो बहुत कुछ दिया है। पढ़ने वालों के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और नहीं पढ़ने वालों के लिए केवल न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक। लेकिन वो हिस्ट्री से रिलेट करके चीजें दिया हुआ है, तो हम उसको हिस्ट्री से रिलेट करके ही चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने अपना जो पैटर्न है वो धीरे धीरे वो चेंज कर रहा है। वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू जो वो चीजों को रिलेट करके पढ़ा रहा है। अभी पहला चैप्टर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, क्लास 9th गणित मंजरी में, बहुत इंटरेस्टिंग उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जो स्टार वाले क्वेश्चंस है वो और ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक। धन्यवाद।